आज तो बहुत जल्दी आ गई। अभी तो मैं गाय नहवा के निपटा हूँ। अभी बरसात का पानी आ गया है। अब यह गाय खाने लगी है अभी। अब तेरी कहानी अभी सुनाऊंगा। खाट पे बैठ के थोड़ा सा काम कर लूँ। कोई बात नहीं, मैं सुना दूंगा कहानी। लेकिन देख के आती और 10 मिनट लेट आती। चल कोई बात ना। मैं जो है अभी खाट पे बैठता हूँ। मैंने गाय की सफाई करते हाथ मुँह धो लूँ, बनियान पहन लूँ, और मैं अभी जो है तेरे लिए कहानी सुना रहा हूँ। मशीन का कुटेड़ा साफ कर दिया, नार काट दिया, और जो है अब तू बेफिक्र रह। अब मैं तेरी कहानी सुनाता हूँ खाट पे बैठ के। देखो, मेरे कहानी वैसे तो कोई याद है नहीं, लेकिन तू कहती है तो मैं सुनी सुनाई कहानी, देखी हुई कहानी ऐसी देता हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसी कहानी सुनाता हूँ। देखिए, एक घर में 3 प्राणी थे, मम्मी पापा और एक उनका लड़का। बड़ा अच्छा घर था, लेकिन लड़का घर पे काम कम करता था और डिग्री कॉलेज में वो जाता था, सबकी भलाई करता था वैसे तो, और लेकिन घर का भी काम कम करता था। पिताजी उसके बार बार कहते थे, बेटा ये काम ठीक नहीं है, घर का काम भी करना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। लेकिन वो पढ़ता भी कम था और घर का काम भी कम करता था, लेकिन स्कूल में वो सबकी मदद करता था। किसी का दाखिला ना हो, प्रिंसिपल साहब भी उसकी बात मानते थे, प्रोफेसर उसकी बात मानते थे, दोस्त उसकी बात मानते थे, पढ़ने वाले विद्यार्थी लगभग सभी उसकी बात मानते थे। तो वह जब विद्यालय में रहता था तो किसी को कोई चिंता नहीं होती थी, और किसी को कोई शिकायत होती थी तो वो उससे ही करता था शिकायत कि रिंकू भैया मेरे साथ ये समस्या है, तो वो समस्याओं को हल कर दिया करता था। किसी से पाई पैसा कुछ लेता नहीं था। तो एक लड़की जिसका नाम रूपाली था, वो कहने लगी कि रिंकू मैं तुमसे प्यार करती हूँ। रिंकू कहने लगा, मुझे कोई प्यार व्यार नहीं करना है, मैं तो वैसे ही परेशान हूँ और तुम मुझसे दूर रहो। अब होता क्या है कि एक मुसलमान की लड़की जिसका नाम फातिमा था, वो अपने घर पे कहती है कि भाई मैं पढ़ना चाहती हूँ। फातिमा के जो भाई थे वो बहुत खूंखार आदमी थे, मालदार वो भी थे, लेकिन उनका ये काम था कि कोई ब्याज के पैसे ना दे, बुला के गोली मार देते थे, कत्ल कर देते थे, चाकू से कत्ल कर देते थे। यानी उनको हर वक्त मार धाड़ सूझती थी। तो उन्होंने, जब फातिमा ने अपनी मम्मी से कहा कि अम्मी मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो उसने कहा कि चलो बेटा मैं कह के देखती हूँ। अब वो जब उससे कहती है कि जी ये पढ़ना चाहती है, तो वो कहता है नहीं, इसको पढ़ाना है तो कुरान पढ़ाइए और घर का कार्य सिखाइए, हम विद्यालय में पढ़ने नहीं भेजेंगे, हमारे यहाँ तो कुरान से कार्य चलता है। तो वो उसकी अम्मी कहने लगी कि कुरान का ज्ञान जो होता है वो राम नाम के लिए होता है, भगवान के नाम के लिए होता है, अल्लाह के नाम के लिए होता है, और किताबी ज्ञान जो होता है वो समाज में खड़े होने के लिए होता है। और वो लड़की रोने लगती है, तो वो कहते हैं चल पढ़ ले, कोई बात नहीं है, लेकिन ये जिस दिन हम कोई शिकायत सुन लेंगे उस दिन हमसे कोई बुरा नहीं होगा। वो लड़की कहती है ठीक है। तो वो लड़की जाती है, उसकी डेट ऑफ बर्थ में कुछ गड़बड़ है, तो प्रिंसिपल उसको दाखिले से मना कर देता है। तो उस वहाँ विद्यालय में एक लड़की कहती है आओ तुम्हारा दाखिला बहन जी मैं कराऊंगी। तो
तो वो उसी रिंकू के पास जाती है। रिंकू कहता है कोई बात नहीं है, आप दाखिला ले लीजिए और मैं इसके कागजात सही करा दूंगा, कल की तो है अंतिम डेट, कोई बात नहीं, कल तक आपके कागजात पूरे हो जाएंगे। तो वो इस प्रकार से उसका दाखिला करा देता है। वो लड़की उसको रिश्वत देने की कोशिश करती है। वो कहता है मेरा ये काम नहीं है, मैं किसी से रिश्वत नहीं लेता। अब उस फातिमा से वो लड़का रिंकू मन ही मन प्यार करने लगता है और फातिमा भी उसको चाहने लगती है। अब एक रोज़ वो चाय पी रहे थे एक साथ बैठ के, किसी ने देख लिया और फातिमा के घर कह दिया कि भाई तुम्हारी लड़की तो देखो ऐसे ऐसे चाय पीती है। उन्होंने देखा उसको कि अच्छा ये वो लड़का है। उसने 4 गुंडे भेज दिए। लड़का तो ये काफ़ी ढींग था, लेकिन मोटरसाइकिल पर उस दिन अकेला ही था। रास्ते में घेर लिया और घेर करके उसको हाथ कार के नीचे रख के और कार उतार के चले गए। वो लड़का बेहोश हो गया। अब उसका कोई जब दोस्त उधर से निकला, उसने कहा अरे ये तो रिंकू है भाई। उसने रिंकू को उठाया, मल्लम पट्टी कराई, उसके घर पहुंचाया। उसके मम्मी पापा कहने लगे बेटा ये क्या काम करता है, हम बार बार कहते हैं हमें ना पढ़ाई की ज़रूरत है ना कुछ है, हमारे यहाँ सब चीज़ की मौज है, और तू काम भी नहीं करता है, पता नहीं क्या करता है स्कूल में जा कर के। कि पापा मुझे पता नहीं है वे कौन थे, और वो ऐसे ऐसे मुझे पीट पाट के चले गए, अब मैं ठीक हूँ। कि ठीक नहीं है। वो 2-4 दिन आराम करता है और उसके मन में वही फातिमा जो है बसी रहती है। अब वो एक दिन वहाँ जाता है विद्यालय में, तो वो फातिमा देख करके उसको खुश होती है। और जो वो घर से पूरी परांठे ले जाता था विद्यालय में, तो वो घर तो उसकी मम्मी खिलाती थी जब उसके हाथ में चोट लगी हुई थी, पलस्तर था, तो उसके हाथ ठीक से काम नहीं कर रहे थे। तो वो फातिमा उसको खाना खिलाने लगती है। अब कोई देख लेता है और उसकी वीडियो बना करके उसके घर पर उनके भाइयों के पास भेज देता है। उसके भाई क्या काम करते हैं कि उस लड़के को उठवा करके मारने के लिए कहते हैं, लेकिन सब कहते हैं भाई ऐसा कैसे संभव होगा, कैसे उठा के लाएंगे विद्यालय से। तो वो कहता है कोई बात नहीं, तुमसे नहीं काम होता है तो हम अपने हिसाब से काम कराएंगे। उधर वो लड़का फातिमा को मन ही मन चाहता है। फातिमा घर पहुंचती है, वो पूछते हैं अरे क्या बात है, ऐसे ऐसे ये वीडियो पड़ी हुई है तेरी। वो कहती है कि अब्बा जान कोई ऐसी बात नहीं है, वो मेरा एक दोस्त है, दोस्त के सिवा कुछ नहीं है। तो वो इतने खूंखार थे कि वो उस फातिमा को जान से मार देते हैं और वो विद्यालय जाना बंद कर देते जब जान से मार दिया। अब जब कई दिन गुजर जाते हैं तो कहता है भाई फातिमा नहीं आती। कुछ कहने लगे भाई वो आ ही नहीं रही है, और जिस लड़की के साथ वो आया करती थी वो कहने लगी कि मैं भी गई थी और उन्होंने मना कर दिया कि अब वो स्कूल नहीं जाया करेगी। अब वो अल्लड़ उम्र थी, रिंकू पूछता हुआ उनके घर ही पहुंच गया कि क्या यह फातिमा का घर है, कि हाँ फातिमा का घर है। अब उसने उसको वीडियो में पहचान लिया, करे ये तो वही है। उसने कहा भाई क्या काम है तुम्हारा यहाँ। उसने कहा मैं फातिमा से मिलना चाहता हूँ। कि तू फातिमा से मिलना चाहता है। उन्होंने क्या काम किया, वहाँ उससे गुथने लगे। अब जैसे ही वो ढींग तो था, लेकिन जैसे ही वो दूसरे से गुजरा था, उसके एक भाई ने पीछे से आकर के उसको कुछ कुल्हाड़ी से या कोई लोहे के वार से सिर फोड़ दिया उसका, और वो वहीं गिर जाता है। अब जब वहीं गिर जाता है तो वो कहता है जाओ इसको इसके गांव में फेंक आओ, जिससे फिर कोई ऐसी जुर्रत ना करे। अब उसके गुंडे उसको कार में लेकर के और उसके गांव में उसके घर के बाहर फेंक जाते हैं। अब वहाँ खून बह रहा था, धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी होने लगी और वो आवाज़ लगाने लगे ताऊ जी बाहर आओ, रिंकू को क्या हो गया है। अब उसके पिताजी बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं, लिपट के रोते हैं भाई ये क्या बात हो गई।
तो देखने वाले बताते हैं साहब उसके गुंडे हैं और वो जो है फेंक गए इसको। अब उसके पिताजी से भी नहीं रहा जाता है और वो साइकिल उठा करके उसको बहुत रोकने की कोशिश करते हैं गांव वाले, लेकिन वो रुकता नहीं है और साइकिल उठा करके चल देता है। और वहीं उस मोमडन के घर जब पहुंचता है, वो कहने लगा भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो वो मुसलमान उसको भी जान से मार देते हैं। अब उधर उसका जो दोस्त था, कोई रिंकू का बहुत अच्छा दोस्त था, वो उसकी देखभाल करता था। वो पागल हो जाता है रिंकू, मरता तो नहीं है लेकिन बिल्कुल पागल हो जाता है। कहीं पत्ते चाटता है, कहीं ज़मीन जो है कुरेदता है, फटा पजामा है, कुछ भी देखता है। बच्चे उस पर पत्थर फेंकते हैं। अब देखिए उसके घर में केवल एक माँ रह गई है और माँ का भी रो रो कर बुरा हाल है, ना वो रोटी खाती है ना पानी पीती है। अब उसका एक दोस्त बहुत अच्छा था, वो बार बार उसको कहता है कि ताई तेरा बेटा मैं भी हूँ और तू रोटी खा पानी पी, लेकिन वो ना रोटी खाती है ना पानी पीती है और अपने लड़के की याद में रोती रहती है दिन भर। तो वो कहने लगा भाई रिंकू एक दिन ठीक तो होके आएगा, मैं अच्छे से अच्छा इलाज करवाऊंगा, उसका डॉक्टर ढूंढ रहा हूँ। तो अब उसको वो जो लड़की थी जो उससे प्यार करती थी और उसने मना कर दिया था, वो लड़की रूपाली, उसको याद आती है कि भाई वो रूपाली बहुत बड़ी डॉक्टर हो गई है दिमाग की और उसके लिए मैं उससे मिलूँगा यदि कुछ मदद हो जाए। उसका एक दोस्त दूसरा जो विद्यालय में पढ़ते थे, उसने कहा भाई रिंकू के लिए हम कुछ भी करेंगे। वो उसका नंबर ले आता है रूपाली का। अब जब नंबर ले आता है तो वो बात करता है उसका दोस्त जो जिगरी दोस्त था, जिसका नाम था डब्बू। अब वो डब्बू फ़ोन मिला के कहता है कि रूपाली जी मैं डब्बू बोल रहा हूँ। वो बोलती है बोलिए डब्बू क्या बात है। उसने रिंकू के बारे में बताया तो उसने मना कर दिया रूपाली ने कि मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। लेकिन 2 मिनट सोचने के बाद वो रूपाली कहती है कि उसने कभी तेरे प्यार का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया और वो बड़ा सच्चा, ईमानदार और कर्मठ आदमी है, केवल पढ़ता ही कम था। वो फिर वहाँ उधर से उसी नंबर पर फ़ोन मिलाती है और डब्बू से कहती है कि भाई डब्बू कि हाँ रूपाली बोलिए, कि मुझसे जो भी मदद होगी मैं रिंकू की मदद करूँगी। बताओ उसकी हालत कैसे कैसे क्या क्या हुआ, कि जी आप उसे आकर के एक बार देख लीजिए। तो वो रूपाली वहाँ आती है उसके गांव में, लेकिन वो घर तो रुकता ही नहीं था, पागल हो चुका था बिल्कुल। वो रास्ते में जब उसको मिलता है, बच्चे उस पर पत्थर फेंक रहे हैं, डब्बू वहाँ पहुँच जाता है और डब्बू उसकी देखभाल करता दिखाता है उसको। तो वो कहती है कि डब्बू भैया इसको तो बहुत चोट लगी हुई है और इसका दिमाग का जो इलाज है वो बड़ा मुश्किल है, लेकिन तुम एक काम कीजिए, इसको मेरे यहाँ तक ले आइए, यहाँ मैं रोज़ नहीं आ पाऊँगी। डब्बू कहने लगा ये तो जाता ही नहीं है। कैसे जाएगा, कि जाएगा, तुम इसको बातों में लगाओ और मैं इसको एक इंजेक्शन देती हूँ, ये बेहोश हो जाएगा और मेरे यहाँ तक इसको फिर ले चलना। डब्बू उसको बातों में लगाता है और वो भी रूपाली उसको बातों में लगाते हैं कि मैं तुझे बहुत सारे फ़ोटो दूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, और उसको एक इंजेक्शन लगा देती है। वो 2-3 मिनट में बेहोश हो जाता है और बेहोश हो जाने के पश्चात वो डब्बू उसका जिगरी दोस्त उसको रूपाली के यहाँ पर लेके पहुँच जाता है। अब रूपाली उसको अपने से बड़ा डॉक्टर जो सीनियर डॉक्टर था उसकी सलाह लेकर के उसकी दवाई करती है, इंजेक्शन देती है, गोलियां देती है, जिस प्रकार से भी वो देख रेख कर सकती है वो करती है और कहती है रिंकू जी तुम ठीक हो जाओगे, ये है वो है, उसको बहकाती है, अपने हाथ से खाना तक खिलाती है। तो कुछ दिन बाद वो रिंकू की याददाश्त लौट आती है और वो फातिमा फातिमा चिल्लाता है। उसने कहा भाई ये फातिमा कौन है। उसने डब्बू को बुलाया अपने यहाँ। डब्बू ने कहा भाई फातिमा की ऐसे ऐसे कहानी है, ये फातिमा को चाहता था और उन्होंने इसको सिर में चोट मारी है और वहीं फेंक गए मरा समझ करके, ये बच रहा है। तो वो उसको और इलाज करती है
और इलाज करके वो कुछ ठीक हो जाता है बिल्कुल। और ठीक होने पर वो कहता है भाई मैं यहाँ कैसे, तो वो डब्बू उसको सारी कहानी सुनाता है। तो वो कहता है कि मेरे पिताजी जो मुझसे बहुत प्यार करते थे, धमकाते तो थे लेकिन बहुत प्यार करते थे, कभी खर्चे के लिए मना नहीं करते थे, मेरी माँ कभी मना नहीं करती थी, पूरी परांठे खवाती थी, मेरा कितना ख्याल रखती थी, भाई उनका क्या हाल है। तो वो डब्बू रो करके कहता है कि रिंकू अब तेरे पिताजी यानी ताऊ जी इस दुनिया में नहीं रहे, उसको भी उन्होंने मार दिया दरिंदों ने, और अपनी बहन को नहीं छोड़ा उन्होंने, तो बहन को ही मार दिया था। उसने कहा कि मैं बदला अवश्य लूँगा। कि बदला मतलब भाई अब तेरी माँ का रो रो कर बुरा हाल है, तू पहले अपनी माँ को दर्शन दे। वो कहने लगा नहीं, मैं पहले उन दरिंदों का हिसाब ज़रूर करूँगा। तू केवल ये पता लगा वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, किस प्रकार से उन तक पहुँचा जा सकता है। खैर वो डब्बू वहाँ जाता है, वो पता करता है, और पता करने पर वो उस रूपाली के यहाँ उसको फ़ोन कर देता है रिंकू को कि ऐसे ऐसे अब वो बैठे हुए हैं 3 जने। अब वो पागल का ही रूप बना करके फटे पजामे से, फटी बुरशेट से वो कुछ बीनता हुआ जाता है उस रास्ते में, और वो तीनों देखते हैं कि भाई ये तो वही पागल है, ये तो पागल हो गया, मरा नहीं है। तो वो उसको बुलाते हैं, चिढ़ाते हैं कि ले भाई टुकड़ा खा ले, ले बिस्कुट खा ले। वो खाता नहीं है तो उस पर थूकता है वो, और थूक के कहता है ले इसे खा ज़बरदस्ती। अब वो आया था तैयारी से भिखारी का रूप धारण करके, पागल का रूप धारण करके। वो धीरे से जब उसको जिद करते हैं तो वो अपनी झोली से चाकू निकालता है, और चाकू निकाल करके तीनों को मार देता है। और मारने के पश्चात वो आता है रास्ते में, उधर पुलिस इंस्पेक्टर को पता हो जाता है कि वो खूंखार मारे गए हैं जो किसी को भी नहीं छोड़ते थे। तो वो पागल वहाँ रास्ते में मिलता है और कहता है भाई हमें कुछ बीड़ी दीजिए। पुलिस वाले कहते हैं तेरा दिमाग खराब है क्या, हमारे पास दुकान है यहाँ। तो वो गांव के और आदमी कहते हैं ये साहब पागल नहीं है, इसने 3 आदमियों को उनको मार दिया है, और ये तो बड़ा कत्ली हो गया है। उन पुलिस वाले कहने लगे उनको मार दिया। पुलिस वाले भी खुश हुए क्योंकि वो बहुत खूंखार आदमी थे कि भाई मार दिया तो कोई बात नहीं है, तुम जुल्मी तो हो, कत्ली हो, तुम्हें जाना तो पड़ेगा थाने। इतने में ही विद्यालय के एक मास्टर को पता लग जाता है, वो दौड़ा हुआ आता है कि इसको आप कुछ मत कीजिए, इसका कोई दोष नहीं है। उधर वो उसका दोस्त वहाँ कहता है कि भाई इससे कम से कम ये तो पूछो क्या किया है, इसके पापा को मार दिया है, इसकी माँ का बुरा हाल है। और वहाँ वो डॉक्टरनी भी आ जाती है रूपाली, वो कहती है कि ये लीजिए इसके मेडिकल के कागज़ और इसकी कुछ सज़ा कम हो जाएगी। तो वो कहने लगे भाई सबसे पहले इसको इसकी माँ से मिला दीजिए अब। तो पुलिस वाले कहने लगते हैं चलिए हम तुम्हारी बात मानते हैं, इसकी माँ से पहले मिलाते हैं। तो वो आता है और जब माँ आवाज़ लगाता है कि माँ, तो माँ अपने बेटे से लिपट जाती है, रोने लगती है, दोनों रोते हैं। और वो कहती है कि बेटा मैंने तुझसे बहुत मना किया था, तू मानता नहीं था, वैसे तो तू सबका काम करता था लेकिन घर पे कम रुकता था, शराब की तुझ में कभी कभी आदत पड़ जाती थी, शराब कभी कभी पीता था, लेकिन शराब पीना बहुत बुरी बात थी। वहाँ सारा गांव दृश्य ये देखता है। और वो डॉक्टरनी कहने लगती है कि जब तक तुम थाने से आओगे तब तक तुम्हारी माँ की देखभाल मैं करूँगी। तो कहने लगते गांव के कि भाई जब तक ये आएगा जब तक ही क्या करोगे क्या। तो वो रूपाली कहती है चलिए कोई बात नहीं है, मैं आजीवन इनकी सेवा करूँगी, और वो उसको अपना लेती है। तो देखिए कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। मेरे हिसाब से देखिए शराब पीने का असर क्या होता है, घर से मम्मी पापा का कहना ना मानने पर क्या असर होता है, या किसी के साथ भलाई का कार्य करते हैं तो उसकी क्या दुआएं मिलती हैं, क्या असर होता है, और बेइंतहा जो प्यार करता है उसका क्या असर होता है। इस कहानी को सुनकर के इन सवालों के जवाब यदि आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे तो मुझे खुशी होगी
कि भाई क्या असर होता है। मेरी कहानी यहीं समाप्त होती है। मेरे हिसाब से माता पिता का कहना अवश्य मानना चाहिए, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए, और इसके बाद ये सारे भलाई के कार्य करने चाहिए। तभी आपकी दुआ भी काम आएंगी और आप किसी गलत रास्ते पर नहीं भटकोगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।